बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था रिस्क एंड रिटर्न का, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट टॉपिक, बेटा कोई भी चीज अगर आप पूछना चाहते हो उस टॉपिक से रिलेटेड तो बेटा आप पूछ सकते हैं। जी बेटा, लास्ट टाइम हमने टॉपिक स्टार्ट किया था रिस्क एंड रिटर्न का। इसमें हमने डिस्कस किया था रिस्क की डेफिनेशन को, डिस्कस किया था रिटर्न की डेफिनेशन को, डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल सिक्योरिटी एनालिसिस और एक हम डिस्कस करेंगे पोर्टफोलियो एनालिसिस। ऐसे ही है। जी बेटा, यस नो में मुझे आंसर दिया करें, खामोश ना बैठा रहा करें, मुझे पता चले कि आप लोग बैठे हुए हैं, कि फिर मैं वीडियोस ऑन करवाऊं सबकी। जी सर। मेरी आवाज आ रही है बेटा? मैं दीवारों से बातें तो नहीं कर रहा? जी सर, आ रही है आवाज। तो मैं जब पूछ रहा हूं तो बेटा मुझे आगे से यस और नो में मुझे आंसर दें कि आप लोग बैठे हुए हैं। तो मैंने आपको दो फार्मूलाज दिए थे, एक दिया था विद प्रोबेबिलिटी के साथ और एक दिया था विदाउट प्रोबेबिलिटी के साथ, इंडिविजुअल सिक्योरिटी एनालिसिस का। उसमें कोई प्रॉब्लम फार्मूलाज में तो पूछ लें अभी। आज हमने स्टार्ट करना है सेकंड पोर्शन विच इज पोर्टफोलियो एनालिसिस। तो पोर्टफोलियो एनालिसिस क्या होता है उसको मैंने आज डिस्कस करना है। तो जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको इंडिविजुअल सिक्योरिटी एनालिसिस के अंदर रिस्क रिटर्न कैलकुलेट करना सिखाया था। विद प्रोबेबिलिटी के साथ रिटर्न का फार्मूला था R इंटू पी वाला, ये फार्मूला मैंने आपको दिया था। और साथ में मैंने आपको रिस्क का फार्मूला दिया था R माइनस आर बार का स्क्वायर इंटू पी। और अगर मैंने बोला था कि क्वेश्चन के साथ प्रोबेबिलिटी का कॉलम गिवन ना हो तो उसको हम बोलते हैं विदाउट प्रोबेबिलिटी फार्मूला। और उसका हमने जो रिटर्न का फार्मूला पढ़ा था वो ये फार्मूला था R डिवाइडेड बाय N, यानी सिग्मा R ओवर N। जितनी वैल्यूज थी उनको प्लस करना है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज पे करेंगे तो रिटर्न आ जाएगा। और उसके रिस्क का फार्मूला हमने पढ़ा था R माइनस आर बार का स्क्वायर ओवर N। माइक म्यूट करें बेटा अपने। जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? क्लियर है? सिंगल सिक्योरिटी। ओके सर। आगे हम डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज पोर्टफोलियो एनालिसिस, यानी इसी चैप्टर का हिस्सा है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पोर्टफोलियो क्या होता है। मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई थी पोर्टफोलियो। आप लोग एनीवन मीन बाय पोर्टफोलियो, जब एक से ज्यादा मुख्तलिफ सिक्योरिटीज में पढ़ा। हमने सिंगल सिक्योरिटी एनालिसिस पढ़ा, उसमें हमने क्या पढ़ा? उसमें हमने ये डिस्कस किया कि मसला है आपके रिटर्न को क्या कुछ पैसे रखने हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं, मुख्तलिफ सिक्योरिटी मकसद ये होता है कि अगर आप तो हमने इसको क्या करें, एग्जांपल दी सारा वालों के एग्जांपल पहले सारा क्या
मैं कैलकुलेट किया और अलाइड बैंक का फॉर्मूला तो आप निकालें। ओके मैं कहता हूं जी कि इन दो सिक्योरिटी का पोर्टफोलियो बनाएं और पोर्टफोलियो रिटर्न और पोर्टफोलियो रिस्क जो है वो कैलकुलेट करेंगे। डाटा नोट कर लें अपने पास। हो सकता है कि जब मैं उधर से ओपन करूं तो ये डाटा कहीं रिमूव ना हो जाए। आप लोगों ने ये डाटा नोट कर लेना अभी जो मैंने लिखा है। 2 सिक्योरिटीज का जो मैंने डाटा लिखा है रिटर्न और रिस्क, ये दोनों नोट कर लें। अच्छा अब आपसे कहा गया, अच्छा अब पोर्टफोलियो क्या है? आप कहते हैं अगर तो आपने सिर्फ पेप्सी में पैसा लगाया तो दैट इज नॉट पोर्टफोलियो। अगर आपने सिर्फ एबीएल में पैसा लगाया तो दैट इज नॉट पोर्टफोलियो। आप कहते हैं कि यार मेरे पास 50,000 है, उसमें से कुछ पैसे मैंने पेप्सी में लगाने हैं, कुछ पैसे मैंने लाइट बैंक में लगाने हैं। तो अब जब आप एक से ज्यादा मुख्तलिफ सिक्योरिटी में पैसा लगाएंगे तो वो पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो ये आपका 2 सिक्योरिटी पोर्टफोलियो बन जाएगा। आपने 10 जगहों पे लगा दिया वो 10 सिक्योरिटी पोर्टफोलियो बन गया। आपने 100 जगहों पे लगा दिया वो 100 सिक्योरिटी पोर्टफोलियो बन गया। जिस तरह मैंने सारा केमिकल, सारा टेक्सटाइल, उसका एजुकेशन, हेल्थ, तो वो 4 सिक्योरिटी पोर्टफोलियो है उनका। उन्होंने 4 मुख्तलिफ जगहों पे पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। अच्छा अगर तो आप पेप्सी में पैसा लगाते हैं तो पेप्सी आपको कमा के देगी 8%। अगर आप सिर्फ एबीएल में पैसा लगाते हैं तो एबीएल इंडिविजुअल तो हमें समझ आ रही है। अब आप कहते हैं कि यार मैंने कुछ पैसे लगाए हैं, ये दोनों मिलकर मुझे कितना रिटर्न देंगे? इसका 8% है, इसका 12% है। अगर मैं इन दोनों में पैसा लगाऊं, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख है, 50,000 यहाँ लगा दिया, 50,000 यहाँ लगा दिया, तो मुझे टोटल रिटर्न कितना मिलेगा? दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो रिटर्न। आप कहते हैं पेप्सी का रिस्क है 10%, अलाइड बैंक का रिस्क है 15%। आप कहते हैं कि यार अगर तो पेप्सी में पैसा लगाऊंगा तो सिर्फ पेप्सी में लगाऊंगा तो 10% तक रिस्क फेस करना पड़ेगा, सिर्फ एबीएल में लगाऊंगा तो 15% तक रिस्क फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं दोनों सिक्योरिटीज में लगाता हूं तो मुझे दोनों सिक्योरिटीज से कंबाइन कितना रिस्क फेस करना पड़ेगा? दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो रिस्क। अब इसका मैं आपको फॉर्मूला देता हूं कि जब आपने कंबाइन रिस्क और कंबाइन रिटर्न कैलकुलेट करना हो तो क्या फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पोर्टफोलियो रिटर्न का, उसके बाद फिर मैं आपको रिस्क का दूंगा। इंडिविजुअल रिस्क रिटर्न हमने पढ़ लिया, अब हम पोर्टफोलियो रिटर्न रिस्क पढ़ने लगे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला दूंगा पोर्टफोलियो रिटर्न का। ओके जी, इसका फॉर्मूला क्या होगा नोट कर लें। ये मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूं यहां से। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न। ये बेटा नोट करें, आरपी इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय आर बार, डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय आर। ये जे का मतलब होता है जिस सिक्योरिटी का आप निकाल रहे हैं, सिक्योरिटी 1, सिक्योरिटी 2, सिक्योरिटी 3, जितनी सिक्योरिटीज होंगी उतनी सिक्योरिटीज तक आप इसका फॉर्मूला ओपन कर लेंगे। तो डब्ल्यू जे आर जे होता है जनरल फार्मूला होता है ये। तो आपका फॉर्मूला बेसिकली क्या है? डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय आर बार। और ये आर बार वो आर बार है जो आपने कैलकुलेट किया था, रिटर्न कैलकुलेट किया था। तो जब आपने पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करना है तो हम रिटर्न का डाटा यूज करेंगे। जब आपने पोर्टफोलियो रिस्क यूज करना है तो हम पोर्टफोलियो रिस्क का, जो आपकी सिक्योरिटीज के रिस्क थे, उसका डाटा यूज करेंगे। फिलहाल हम पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करने लगे हैं। तो इसका फॉर्मूला है डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय आर बार। लिख लिया? ये फॉर्मूला नोट कर लें, आरपी इज डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय आर। ओके, ये आर तो समझ आ रहा है। ये आर बार वो आर बार है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पिछली क्लास के अंदर कैलकुलेट करना सिखाया था। यानी आपके पास यहाँ पे जो रिटर्न मैंने लिखवाया 8% और ये जो एबीएल का लिखवाया 12%, ये आपके पास आर बार है। अच्छा, अब ये डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू स्टैंड फॉर वेट। अच्छा, अब ये वेट क्या है? ये वेट बेटा आपको खुद कैलकुलेट करने पड़ेंगे या क्वेश्चन के अंदर ये वेट्स गिवन होंगे। इसको अगर हम डिफाइन करें डब्ल्यू को तो इसकी डेफिनेशन ये बनेगी, द पार्ट ऑफ टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन ईच सिक्योरिटी। टोटल अमाउंट का वो हिस्सा जो आप एक सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करोगे, दैट इज कॉल्ड वेट। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं जी मेरे पास 1 लाख रुपया है। ये डाटा आपने नोट किया हुआ ना बेटा? मैं यहाँ पे दोबारा एक नया लेने लगा हूँ। पहले वाला डाटा अपने पास सेव रखिएगा। अब आपको मैं वेट के बारे में थोड़ा सा बताने लगा हूँ। आप कहते हैं जी मेरे पास 1 लाख रुपया है। अब 2 सिक्योरिटीज है हमारे पास, एक हमारे पास पेप्सी है और एक हमारे पास एबीएल है। अब वेट क्या होगा? आप कहते हैं जी मैंने दोनों में 50-50% पैसा लगाना है, यानी आधा पैसा लगाना है मैंने पेप्सी में, आधा पैसा लगाना है मैंने एबीएल में। तो आपके पास वेट बन जाएगा 50% यानी 0.5. अब वेट क्वेश्चन के अंदर 2-3 तरीके से आपको आ सकता है, 2 से 3 तरीके से आपको वेट क्वेश्चन में गिवन हो सकता है। वो तीनों तरीके क्या हो सकते हैं? या तो वो आपको परसेंटेज में गिवन कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 30% पेप्सी में,
70% ABL में, यानी अपनी टोटल अमाउंट का 30% पेप्सी में लगाना है, 70% ABL में। तो 0.3 वेट हो गया पेप्सी का, 0.7 वेट हो गया ABL का। अगर तो उसने परसेंटेज में दिया फिर तो आपने कुछ नहीं करना, जस्ट आपने परसेंटेज खत्म करके पुट कर देना डाटा। वो कहता है जी 50% 50%, तो 0.5 हो जाएगा। वो कहता है 40 60 60 40 40 80 20, टोटल वेट बेटा 100% होता है, यानी टोटल वेट आपका 100% होता है या 1 के बराबर होता है। अगर पॉइंट्स में गिवन होगा तो 1 के बराबर, अगर परसेंटेज में गिवन होगा तो टोटल वेट आपका 100% के बराबर होता है। अच्छा, अगर उसने आपको वेट इस तरह से दे दिया, अगर तो परसेंटेज में दिया फिर तो कुछ नहीं करना, लेकिन अगर उसने वेट इस तरह से दिया कि 1 लाख रुपया मेरे पास टोटल है और इस 1 लाख में से 60,000 जो है वो मैंने लगाने हैं पेप्सी में। अब ये देखिए डाटा मैं आपको दे रहा हूँ, और इसमें से जो 40,000 है, बकाया 40,000 जो हैं वो मैंने लगाने हैं ABL में। अब आपको से कहा गया इसके वेट बनाएं। अब आपने 60,000 या 40,000 पुट नहीं करना, मैंने बोला कि वेट इज इक्वल टू 1 या 100% के बराबर होता है। इसको पहले आपने कन्वर्ट करना है। तो कैसे बनाएंगे वेट बेटा? अब अगर मैं कहूँ जी आपसे पेप्सी का वेट बनाएं, कैसे बनाएंगे? 1 लाख में से 60,000 आपने पेप्सी में लगाना है और 40,000 आपने ABL में लगाना है। तो वेट क्या बनेगा? इंडिविजुअल अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट करनी है डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट, यानी 60,000 तकसीम 1 लाख। और ABL का वेट कैसे बनेगा? 40,000 तकसीम 1 लाख, यानी इंडिविजुअल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। तो ये देखिए इसका वेट बन गया 0.6, करके देख लें यही बनेगा। और नीचे वाले का वेट कितना बन गया? 0.4। दोनों को प्लस करेंगे तो इट्स इक्वल टू 1। तो आपको क्वेश्चन के अंदर वेट मुख्तलिफ तरह से आ सकता है, मैं आपको हर तरीका बता रहा हूँ। एक मैंने बता दिया कि आपको परसेंटेज में दे दिया जाए कि 30% इसमें 70% इसमें, फिर तो कुछ नहीं करना आपने। लेकिन अगर उसने आपको अमाउंट में दिया कि टोटल 1 लाख है, उसमें से 60,000 हमने पेप्सी में लगा दिया, 40,000 हमने ABL में लगा दिया, तो फिर आपने वेट बनाने हैं। कैसे बनाएंगे? इंडिविजुअल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट, इंडिविजुअल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। तो वेट की समझ आ गई बेटा? वेट का मतलब क्या है? पार्ट ऑफ टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन ईच सिक्योरिटी, टोटल अमाउंट का वो हिस्सा जो आप अपने इंडिविजुअल सिक्योरिटी में लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड वेट। जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। क्लियर है? अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ऐसे कहूं, ये देखिए अब जरा देखिए सुनिएगा, मैं कहता हूं जी अब मैं थोड़ा सा वेट के बारे में कुछ एक और स्टेटमेंट चेंज करने लगा। मैं कहता हूं जी सिर्फ मैंने आपको ये दे दिया कि 80,000 जो है वो पेप्सी में लगा दिया, ये मैं आपको डाटा दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल, और साथ में नीचे मैंने लिख दिया जी कि ABL में मैंने लगा दिया 40,000। अब वेट कैसे बनाएंगे? ये आपको डाटा दे दिया गया कि 80,000 पेप्सी में लगाया है, 40,000 ABL में लगाया है, और आपसे कहा गया पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करें। तो पहले बताएं वेट्स कैसे बनाएंगे? 80,000 और 40,000 का वेट कैसे बनाएंगे? एनीवन? सर 80-40 को ऐड कर लेंगे। यानी 80,000 और 40,000 को पहले आप प्लस कर ले तो टोटल आ जाएगा आपके पास 1 लाख। जी सर, फिर इनको इंडिविजुअली टोटल पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वेट आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, 80,000 तक टीम 1,20,000 और 40,000 डिवाइड बाय 1,20,000, बिल्कुल ऐसे बनाएंगे।
जी बेटा समझ आ गई। तो आपने दोनों को प्लस करके टोटल कर लिया और उसमें से फिर आपने 80,000 डिवाइड बाय 1,20,000, 40,000 डिवाइड बाय 1,20,000, तो आपके पास वेट्स आ जाएंगे। ओके चलिए, ये तो मैंने आपको वेट के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दिया। अब हम आते हैं अपने फार्मूला की तरफ, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था यहाँ पे, दैट इज W मल्टीप्लाई बाय R। अब आपने करना बेटा ये है कि इस फार्मूले को, ये जनरल फार्मूला दिया है जो आपके भी आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है, ये जनरल फार्मूला है। अब आपके पास दो सिक्योरिटीज हैं, तो जब आपने पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करना है, तो फॉर एग्जांपल RP, इस फार्मूले को आपने ओपन कर लेना है और ये फार्मूला वहां तक ओपन होगा जितनी सिक्योरिटीज होंगी। अभी दो सिक्योरिटीज है तो हम कहेंगे W1 R1 एंड W1 मल्टीप्लाई बाय R1, ये पहली सिक्योरिटी हो गई, प्लस W2 मल्टीप्लाई बाय R2। अगर ये तीन सिक्योरिटीज गिवन होती तो मैं इसको खोल देता W3 मल्टीप्लाई बाय R3। यानी आपका जो जनरल फार्मूला है, इस फार्मूले को आपने उतनी सिक्योरिटीज तक ओपन कर लेना है जितनी सिक्योरिटीज आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगी। तो यहाँ पे मैंने अभी 2 सिक्योरिटीज तक आपको बोला, तो मैंने इसको W2 तक लिखा। अच्छा, अभी वेट आपने बनाए थे, फॉर एग्जांपल पहले इस पेप्सी का हमने बनाया था 0.6, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0.6 मल्टीप्लाई बाय R1। तो देखिए बेटा पेप्सी का रिटर्न कितना है, ये जो मैंने पीछे डाटा लिखवाया था, देखिए जरा 8%। तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 8, परसेंटेज खत्म करके लिख लें या डायरेक्ट लिख लें, इट्स अप टू यू। अगर आप परसेंटेज खत्म करके लिखेंगे तो पॉइंट्स में आंसर आएगा ये रिटर्न की, और अगर आप परसेंटेज खत्म करके नहीं लिखेंगे तो फिर आपका आंसर डायरेक्ट परसेंटेज में आ जाएगा। W2 कितना निकाला था बेटा, 0.4 निकाला था, मल्टीप्लाई बाय R2 कितना है, ये देखिए ABL का रिटर्न है 12%। अब आप इसको हल करें तो आपके पास, अब देखिए दोनों सिक्योरिटीज मिलके कितना रिटर्न देंगी। करें बेटा, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 8 करें प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाय 12 करें, दोनों को प्लस कर दें। बताएं क्या आंसर आ रहा है, कैलकुलेटर पे करें सॉल्व। सर 9.6 सर 0.6 को मल्टीप्लाई 8 किया तो 4.8 प्लस आगे वाला भी साथ ही कर लें, फिर दोनों को प्लस भी कर दें। सर 9.6 आता है दोनों को प्लस करके। ओके बेटा 9.6%, क्योंकि आपने परसेंटेज में डाटा पुट किया तो आंसर परसेंटेज में आएगा। अच्छा देखिए, सिक्योरिटी 1 आपको दे रही थी 8%, सिक्योरिटी 2 दे रही थी 12%। जब आप कंबाइन करेंगे तो इसका मतलब है ना आपको 8% मिलेगा ना 12%, बल्कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा, आपको 9.6% जो है वो रिटर्न मिलेगा। तो आप ये समझ लें कि जब भी आपका पोर्टफोलियो रिटर्न या पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट करने को आए तो याद रखिएगा कि जो रिटर्न क्वेश्चन में गिवन होते हैं उनके दरमियान में कोई ना कोई आंसर निकलेगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। जी बेटा, पोर्टफोलियो रिटर्न के फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम? सिंपल फॉर्मूला है W इंटू। तो बेटा इस फॉर्म, अगर ये 3 सिक्योरिटीज होती तो मैं लिख देता W3 R3, 4 होती मैं लिखता W4 R4। अगर 10 सिक्योरिटीज होंगे तो ये फॉर्मूला 10 तक लिखा जाएगा। 10 वेट गिवन होंगे, 10 रिटर्न गिवन होंगे आपको। लेकिन अब क्योंकि हम 2 सिक्योरिटीज पढ़ रहे हैं तो मैंने सिर्फ 2 सिक्योरिटीज का डाटा अज्यूम किया, एक का था 8%, दूसरे का था 12%। तो वेट 1 हमने भी निकाला 6.6 और 4.4, ये वेट वो है जो मैंने आपको बता दिया। तो जो भी आप खुद कैलकुलेट करके निकालेंगे वो वहां आपने पुट कर देना। पहला वेट पहली सिक्योरिटी का, दूसरा वेट दूसरी सिक्योरिटी का होगा। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। जी सर। अच्छा अब आप मुझे बताएं, A प्लस बी का स्क्वायर आपने पढ़ा होगा। अच्छा ये डाटा नोट कर लीजिएगा बेटा, रिस्क वाला भी। पेप्सी का रिस्क है 10% और ABL का रिस्क है 15%। डाटा नोट किया हुआ है ना, क्योंकि मैंने अब इसको यूज करना है अगले फॉर्मूले में। ओके हो गया, चलें। अब आपको अब आपसे बेटा एक छोटा सा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताएं A प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, मैट्रिक में पढ़ा होगा A प्लस बी स्क्वायर यस सर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस प्लस बोले बोले। सर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ओके, अब जो रिस्क वाला फार्मूला होगा ना वो हमारा यही फार्मूला होगा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB वाला फार्मूला होगा। लेकिन वो फार्मूला यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा। अब होगा ये कि मैं आपको अभी एक पेज के ऊपर लिख के शो करूंगा, वो फार्मूला आपने नोट कर लेना है या उसके स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे आपको इजी लगे आपने वो कर लेना है, ठीक है? ये फार्मूला मैं अभी आपको शो करने लगा हूं। तो आपने सर ये भी 2 सिक्योरिटीज का ही होगा। ये 2 सिक्योरिटीज बेटा, अभी सिर्फ 2 सिक्योरिटीज ही पढ़ना है, हमने 2 सिक्योरिटीज ही पढ़ना है। मैं आपको इसका 3, 4, 5 वाला भी बताऊंगा, लेकिन वो रिस्क वाला जो फार्मूला है वो बहुत लेंथी हो जाएगा। रिटर्न का तो मैंने बता दिया, अगर 10 सिक्योरिटीज होंगी तो रिटर्न वाला फार्मूला 10 तक खोल लेंगे, वो आसान है। लेकिन जो रिस्क है, जब हम इसको 2 से एक्सीड करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा फिर क्या प्रॉब्लम आएगी। फिलहाल आप ये फार्मूला नोट करें, मुझे सिर्फ आपने ये बताना है कि आपको ये शो हो रहा है कि नहीं हो रहा, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है नजर?
नो सर। नहीं सर। वीडियो करूंगा तो बेटा आएगा नजर। जी आ रहा है नजर अब? W1 नो का सर। स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर। जी आ रहा है? नो सर। क्यों नहीं आ रहा बेटा? अब तो मैंने पेज बिल्कुल सामने किया हुआ है स्क्रीन के। में सेंड कर दें। बेटा आप एक दफा पहले इसको पढ़ो तो सही। जी W1 का स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर पढ़ा जा रहा है? ये मैंने बिल्कुल कैमरे के आगे किया हुआ पेज। जी सर नजर आ रहा है। आप इसको लिख के नोट करें। मैं साथ साथ बोल रहा हूँ ना, आप साथ साथ लिखते जाएं। W1 का स्क्वायर, ये जो सिंबल है ये स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है आगे, जिसे हम सिग्मा उसमें कभी कहते हैं। W1 का स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया, प्लस W2 का स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 का स्क्वायर, ये b स्क्वायर हो गया, प्लस 2 आगे ये चारों चीजें W1 W2 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 2, यानी पूरा लिख देना चारों की चारों चीजें, और एंड पे लिखा हुआ P12 के साथ ही, यानी 2 W1 W2 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 और P12, और इसके ऊपर है अंडर रूट। जी लिखा जा रहा है? नजर आ रहा है? यस सर। जी सर हो गया। हाँ जी, इसको लिख मैं बोल भी रहा हूँ, अगर आपको नजर आने में कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको बोल भी रहा हूँ। W1 का स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर, यानी ये आपका वेट ऑफ 1 और रिस्क ऑफ 1 सिक्योरिटी है, प्लस W2 यानी वेट ऑफ 2 रिस्क ऑफ सिक्योरिटी 2, दोनों का स्क्वायर है, प्लस 2 और आगे चारों चीजें W1 W2 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्टैंडर्ड 2 AB वाला, और एंड पे लिखा हुआ P12, वो मैं बताता हूँ P12 क्या है। पहले आप सिर्फ ये फॉर्मूला नोट कर लें। हो गया नोट? सर एंड पे क्या P12 P12 W1 W2 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 P12, और ये सब के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है। इन सब के दरमियान जो साइन है बेटा वो कौन से? मल्टीप्लाई का। सिर्फ दो जगहों पे प्लस आ रहा है, W1 का स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस W2 का स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 W1 W2 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 P12। जी हो गया नोट? अब मैं इसकी पिक की वैसे ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा बाद में, लेकिन आप फिलहाल इसको अपने सामने लिख लिया अगर आपने तो। जी अच्छा, अब इस फॉर्मूले को पहले देखें बेटा। W1 क्या होगा? ये आपका वेट ऑफ 1 होगा जब भी आपने बनाया था 0.6। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर है, ये पहली सिक्योरिटी का जो रिस्क है वो होगा, प्लस W2 होगा, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 होगा। ये बाकी चीजें तो ऐसा समझ आ रही है, सिर्फ एंड पे जो P12 है वो बताता हूँ वो क्या है। बाकी चीजें देख लें बेटा, कोई प्रॉब्लम? बाकी तो सारी वही चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी। W वेट के लिए होगा, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है वो रिस्क ऑफ 1 सिक्योरिटी, और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 रिस्क ऑफ 2 सिक्योरिटी होगा। वो जो आपको मैंने अभी लिखवाए हैं पेप्सी और ABL के रिस्क लिखवाए हैं, ये गिवन हो गया आपको। अच्छा, P12 को बेटा हम बोलते हैं कोरिलेशन, कोरिलेशन बिटवीन टू सिक्योरिटीज। मैं इसको यहाँ पे आपके सामने लिख के बताता हूँ। ओके, इसको बोलते हैं कोरिलेशन। जो एंड पे लिखा था P12 इस तरह लिखा हुआ था, इसका मतलब होता है कोरिलेशन। अच्छा, दो बेटा वर्ड होते हैं, एक होता है कोवेरिएंस और एक होता है कोरिलेशन, जो मैंने अभी बोला। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है? जो कोवेरिएंस होता है ना, ये बताता है मूवमेंट को, मूवमेंट को। अच्छा, को मूवमेंट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि यार मैंने पेप्सी और कोक में पैसा लगा लिया, तो इसका मतलब है कि अगर पेप्सी भी प्रॉफिट दे रहा है तो कोक भी प्रॉफिट दे रहा है, पेप्सी लॉस दे रही है तो कोक भी लॉस दे रही है, तो इसका मतलब है दोनों की डायरेक्शन एक तरफ है, या तो दोनों की डायरेक्शन पॉजिटिव साइड पे, या दोनों की डायरेक्शन नेगेटिव साइड पे है, या एक सिक्योरिटी प्रॉफिट दे रही है और एक सिक्योरिटी आपको लॉस दे रही है, तो इसका मतलब है जो को मूवमेंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी एक चीज आपको प्रॉफिट दे रही है, दूसरी चीज आपको नुकसान दे रही है। तो जो कोवेरिएंस होता है वो बताता है को मूवमेंट को, कि जी पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं या नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं या ऑपोजिट साइड पे जा रहे हैं। जो कोरिलेशन होता है ये बेटा बताता है उस मूवमेंट की इंटेंसिटी को। यानी फॉर एग्जांपल, अब जो कोरिलेशन होता है बेटा, इसका जो आंसर होता है ना, ये -1 से लेके
यहाँ पे 0 आ गया और +1 तक होता है, यानी इसका जो आंसर होगा कोरिलेशन का वो -1 से लेके +1 तक के दरमियान होगा। अगर तो आंसर बेटा +1 के करीब करीब है, फॉर एग्जांपल कोरिलेशन है जी बिटवीन टू सिक्योरिटीज +0.9, इसका मतलब है कि वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। और अगर कोरिलेशन का आपको नेगेटिव गिवन किया गया क्वेश्चन के अंदर, तो इसका मतलब है कि वो नेगेटिवली कोरिलेटेड है। नेगेटिवली कोरिलेटेड का मतलब होता है कि एक सिक्योरिटी अगर प्रॉफिट दे रही है तो दूसरी आपको लॉस दे रही है। पॉजिटिवली कोरिलेटेड का मतलब होता है कि अगर एक सिक्योरिटी प्रॉफिट दे रही है तो दूसरी भी आपको प्रॉफिट दे रही हो। इसका मतलब है कि डायरेक्शन दोनों की सेम साइड के ऊपर है। जितना +1 के करीब आंसर होगा उतने ज्यादा वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड होंगे, जितना -1 के करीब आंसर होगा उतने वो ज्यादा नेगेटिवली कोरिलेटेड है। फॉर एग्जांपल आपने पेप्सी में पैसा लगा दिया, कोक में पैसा लगा दिया, और ये दोनों पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। पॉजिटिवली कोरिलेटेड का मतलब है कि इन दोनों ने सेम डायरेक्शन में जाना है। क्यों सेम डायरेक्शन में जाना है? क्योंकि दोनों एक ही इंडस्ट्री से हैं। अगर फॉर एग्जांपल फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री पे फ्लॉप आता है तो पेप्सी भी इफेक्ट होगा, कोक भी इफेक्ट होगा, और अगर उनके ऊपर बूम आता है तो पेप्सी भी बूम पे जाएगा, कोक भी बूम पे जाएगा। इसका मतलब ये हुआ पॉजिटिवली कोरिलेटेड का मतलब ये होता है कि ये पोर्टफोलियो जो है वो पॉजिटिव, इसमें जितनी भी सिक्योरिटीज आपने लिखी है वो सारी पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। पॉजिटिवली कोरिलेटेड का मतलब है कि इन्होंने एक ही तरफ मूव करना है, पॉजिटिव साइड के ऊपर। नेगेटिवली कोरिलेटेड का मतलब है कि कुछ सिक्योरिटीज प्रॉफिट दे रही है, कुछ सिक्योरिटीज लॉस दे रही है। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम ऐसा पोर्टफोलियो सिलेक्ट करें जो नेगेटिवली कोरिलेटेड हो। अगर आप सिर्फ पॉजिटिवली कोरिलेटेड वाला उठाएंगे तो वो ज्यादा रिस्की है, कि वहां अगर प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा हैं तो बेटा अगर खुदा ना खास्ता उस इंडस्ट्री के ऊपर फ्लॉप आया तो सारी सिक्योरिटीज डूब जाएंगी। तो जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम मुख्तलिफ इंडस्ट्रियों से सिक्योरिटीज उठाएं। अब जिस तरह मैंने आपके सामने एक पेप्सी उठाई और एक एबीएल उठाई। पेप्सी फूड एंड बेवरेजेस में आता है, एबीएल बैंकिंग इंडस्ट्री में आता है, तो ये दोनों टोटली डिफरेंट इंडस्ट्री हैं। जिस तरह मैंने स्टारा की एग्जांपल दी, स्टारा केमिकल एक अलग इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल अलग इंडस्ट्री है, हेल्थ अलग इंडस्ट्री है और एजुकेशन अलग इंडस्ट्री है। तो उन्होंने बड़ा डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाया अपना। तो वो नेगेटिवली कोरिलेटेड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। यानी अगर एक एक ऊपर की तरफ जा रहा है तो मे बी दूसरा नीचे की तरफ जा रहा हो। तो कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? द रिलेशनशिप बिटवीन टू सिक्योरिटीज। आसान अल्फाज में द रिलेशनशिप बिटवीन टू सिक्योरिटीज। और ये जो बेटा कोरिलेशन होगा ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट करने के लिए तो कोरिलेशन गिवन होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह अभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं, तो ये बेटा आपकी ना वीडियो एंड हो रही है, आप लोग मुझे दोबारा ज्वाइन करें, फिर हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी मुझे दोबारा ज्वाइन करें बेटा। सीआर्स बैठे हैं दोनों क्लासेस के?